हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट 19 से 20 क्वेश्चन। उस 19 से 20 क्वेश्चन के अंदर जब हम उनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने वास्तव में कुछ सीखा है, और आने वाले नोट सेट में या गए हुए नोट सेट में उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ 20 क्वेश्चनों के अंदर से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो यहाँ है हमारा पहला क्वेश्चन। A 25-year-old client, ठीक है, believes she may be pregnant with her first child. She scheduled on obstetric examination with the nurse practitioner to determine the status of possible pregnancy. Her last menstrual period began May 20 and her estimated date of confinement यूजिंग नेगलिस रूल इज़। ठीक है, तो नेगलिस जो रूल होता है उससे आपको ये पूछ रहा है कि इसकी ईडीडी क्या रहेगी, यानी कि ये पूछना चाहता है आपकी ईडीडी। ठीक है, तो ईडीडी निकालने के लिए इसने हमें क्या दिया है, इसने दिया है उसकी एलएमपी, और एलएमपी उसकी कब है 20 मई। ठीक है, यानी 20 मई को उसकी एलएमपी है। ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो हम इसे ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 20 मई में 7 डे ऐड करेंगे। ठीक है, 7 डे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 27 में। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा 27 में। अब क्या करेंगे 27 में आने के बाद में इसमें 9 मंथ ऐड करेंगे। ठीक है, 9 मंथ ऐड करेंगे। तो मई कौन सा महीना होता है, मई होता है 5वां महीना, प्लस इसमें 9 मंथ ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या हो गया 14। ठीक है, क्या हो गया 14। तो 14 मंथ कौन सा होता है, एक जो साल होती है आपकी उसमें 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने प्लस 2 मंथ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया फेब मंथ, यानी कि एक साल प्लस में दूसरा महीना कौन सा आएगा, पहला जनवरी, दूसरा कौन सा आएगा फरवरी। तो यहाँ पे जो हमारी ईडीडी निकल के आएगी वो क्या आएगी 27 फेब। ठीक है, 27 फेब। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन बताओ, यानी कि नेगलिस रूल, इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपकी एलएमपी दी गई है उसमें प्लस 7 डे ऐड कर देना है, एंड क्या करना है प्लस 9 मंथ ऐड कर देना है। ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, मुझे नहीं लगता आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत होगी। ठीक है, यह आया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, द नर्स प्रैक्टिशनर डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट इज अप्रोक्सीमेटली 9th वीक्स जेस्टेशन। कौन सा उसका सप्ताह चल रहा है 9th वीक। ठीक है, ड्यूरिंग द विजिट प्रैक्टिशनर इन्फॉर्म्स द क्लाइंट्स अबाउट सिम्टम्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। कौन से चेंजेस, फिजिकल चेंजेस दैट शी विल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, ड्यूरिंग जो मतलब कि उसके जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसके अंदर वो कौन कौन से फिजिकल जो सिम्टम्स उसके अंदर आएंगे वो महसूस कर रही है। ठीक है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो हम सब जानते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसके अंदर उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो पहला नोजिया वोमिटिंग आ सकता है, बिल्कुल नोजिया एंड वोमिटिंग आएगा। क्यों आएगा, ड्यू टू HCG, ह्यूमन कोरियोनिगोनेडोट्रोपिन की वजह से, जो कि सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से आता है। ठीक है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। ठीक है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्विकनिंग। क्विकनिंग नहीं होती, क्योंकि क्विकनिंग कब होती है, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर कब कब देखने को मिलती है, 16 वीक पे और 18 वीक पे देखने को हमें मिलेगी। ठीक है, थर्ड ए 68 LB, यानी कि 68 पाउंड। 68 पाउंड बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि हम इसमें अगर 2.2 का भाग देंगे तो देख लेना कितना वेट आता है निकल के केजी में। ठीक है, वेट केजी में कितना आता है, तो बहुत ज़्यादा हो गया। जो नॉर्मल वेट गेन होता है, नॉर्मल मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉर्मल वेट गेन
वो कितना होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना हो गया 1 kg, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kg और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kg, 1-5-5, ये वाला हम फॉर्मूला फॉलो करते हैं। एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, जब सिर्फ 1 किलो वजन बढ़ रहा है तो इतना भी एब्डोमिनल एनलार्जमेंट नहीं देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, देखिए एक क्लाइंट इज 6 वीक प्रेग्नेंट, मतलब कि एक क्लाइंट आई है हमारे पास में और वो कितने वीक की प्रेग्नेंट है, 6 वीक की, कितने 6 वीक की। ड्यूरिंग हर फर्स्ट प्रीनेटल विजिट, प्रीनेटल विजिट से क्वेश्चन आता है, WHO कितनी प्रीनेटल विजिट रिकमेंड करता है, वो करता है 4। ठीक है, 4 प्रीनेटल विजिट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सी आस्क हाउ मच एल्कोहल, ओहो मतलब शराब पीनी है, क्या करनी है, शराब, ओहो, टू सेफ टू ड्रिंक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी में भी मैडम को क्या चाहिए, मजे चाहिए, किसके मजे चाहिए, शराब के, मदहोशी में रहना चाहती है, क्या करना चाहती है, मदहोशी में रहना चाहती है, यूफोरिया का आनंद लेना चाहती है, किसका, यूफोरिया का आनंद लेना चाहती है। ठीक है, तो पूछ रही है कि कितने अमाउंट में अल्कोहल सेफ होता है, तो आप बताइए क्या अल्कोहल प्रेगनेंसी में लेना सेफ है, सेफ है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ठीक है, तो अपना रेस्पॉन्स क्या जाएगा, अप टू 1 ounce डेली, क्या वो 1 ounce तक पिए, ये जाएगा, क्या वो 2 ounce तक पिए, वो जाएगा, क्या वो 4 ounce तक पिए, वो जाएगा, या फिर नो अल्कोहल, यानी कि उसको बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। नीचे आंसर मत देखिए कि वो आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि अल्कोहल कितना पिए कि उसको मदहोशी आ जाए, मज़ा आ जाए, उसको कितना अल्कोहल पीना चाहिए। तो एक कंडीशन हो सकती है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, किस में होती है, मदर में होती है कि बच्चों में होती है, बताओ, मदर में होगी या उसके बेबी में होगी। ठीक है, तो ये होगी बेबी में होगी, और क्यों होगी, क्योंकि इसकी मदर है, जो उसकी माँ है, वो क्या करती है, शराब का सेवन करती है, क्या करती है, शराब का सेवन करती है, तो उसमें क्या हो सकती है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। फिर बच्चा, बच्चे में क्या देखेगा, फ्लैट फिल्ट्रम दिखाई देगा, फ्लैट फिल्ट्रम, यानी कि ये जो फिल्ट्रम होता है लिप से ऊपर वाला, ये उसमें फ्लैट दिखाई देता है, या एब्सेंट भी बोल सकते हैं, एब्सेंट भी बोल सकते हैं। तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम देखने को मिलेगा, उसमें ASD की कंडीशन देखने को मिलेगी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी जो उसका एट्रियम होता है उसके अंदर एक सेप्टम जो प्रेजेंट होता है, जो बोथ एट्रिया को अलग करता है, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो छिद्र है वो प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट उसमें देखने को मिल सकता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि आपको अल्कोहल अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट, A 30-year-old pregnant woman visit her nurse practitioner for regular prenatal checkup. She is 30 weeks gestation, मतलब 30 weeks का उसका gestation चल रहा है। The nurse should be alert to which condition related to her age, मतलब उसकी 30 जो वीक की जो प्रेगनेंसी की एज हुई है उसके अंदर उसको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बिल्कुल ये भी हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कभी भी हो सकता है, पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और डाइल्यूशनल एनीमिया तो देखने को मिलता ही मिलता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी कोई पर्टिकुलर 30 एज फिक्स नहीं, ये बिफोर प्रेगनेंसी भी हो सकता है, बिफोर प्रेगनेंसी भी हो सकता है, एंड आफ्टर प्रेगनेंसी भी हो सकता है। ठीक है, पहले भी हो सकता है ना, बाद में भी हो सकता है, जैसे एड्स की प्रॉब्लम हो सकता है पहले हो जाए, हो सकता है बाद में हो जाए, तो उसकी कोई पर्टिकुलर एज फिक्स नहीं है। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये किसको होगा, ये होगा बेबी को। ठीक है, ये होगा बेबी को, ना कि मदर को। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ये कंडीशन बिल्कुल कहाँ देखने को मिलेगी, मदर में देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है वैसे वैसे ये कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो हमारा आंसर जो जाएगा वो जाएगा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है,
नेक्स्ट, a client's returns for 6 month prenatal checkup and has gained 10 lbs, यानी कि उसको 10 lbs का वजन गेन हुआ है और कितने टाइम में हुआ है, 2 मंथ में हुआ है। ठीक है, यानी कि इसमें हम 2.2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लगभग 4.5 kg के आसपास, 4.5 kg के आसपास में बढ़ रहा है। और कितने टाइम में बढ़ रहा है, लगभग 2 महीने के अंदर ही बढ़ रहा है, मतलब कि अचानक से वेट बढ़ा है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ हर फिजिकल एग्जामिनेशन आर नॉर्मल, जो उसके फिजिकल एग्जामिनेशन है वो नॉर्मल है। हाउ डज द नर्स इंटरप्रेट दिस इफेक्टिवनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन अबाउट हर। ठीक है, मतलब कि हम क्या इंटरप्रेट करेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या हमें उसको जो इंस्ट्रक्शन है वो देने चाहिए। ठीक है, तो अचानक से वजन बढ़ा है, तो अचानक से वजन किस कंडीशन बढ़ता है, जब उसको PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या उसको प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया की कंडीशन देखने को मिलती है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में अचानक से वेट बढ़ता है। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे उसको। ठीक है, शी इज कंप्लेंट विद हर डाइट एज प्रीवियसली टॉट, कि वह अपनी जो प्रीवियसली उसकी जो डाइट थी उसको लेकर वो कंप्लेन करेगी। शी नीड्स फर्दर इंस्ट्रक्शन एंड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसको फर्दर इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए, बिल्कुल दिए जाने चाहिए, और रीइंफोर्समेंट उसको किया जाना चाहिए। ठीक है, सी नीड्स टू इंक्रीज हर कैलोरिक इंटेक, बिल्कुल ही कैलोरी इंटेक नहीं करनी, ऑलरेडी वजन बढ़ा हुआ है। सी नीड्स टू बी प्लेस ऑन रेस्ट्रिक्टिव डाइट इमीडिएटली, इतना भी नहीं बढ़ा कि अचानक से उसको सब चीज़ों से रेस्ट्रिक्शन ले लें। एंड जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़रूरी है। जब कोई मदर कंसीव करती है और प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होना बहुत ज़रूरी है, वरना बेबी को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम उसकी डाइट रेस्ट्रिक्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा जाएगा वो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेग्नेंट वुमन विद डायबिटीज़, मतलब उसको क्या है, डायबिटीज़ है, often have problem related to effectiveness of insulin in controlling their glucose level, किसमें प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपने ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और कब नहीं कर पा रही, सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, कब नहीं कर पा रही, सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। द नर्स टीचेस द क्लाइंट दैट मतलब दिस इज ड्यू टू, मतलब ये किस कारण से हो सकता है, मतलब ये कारण बताना पड़ेगा कि वो डायबिटीज़ क्यों कंट्रोल कर नहीं पाती है। ठीक है, इसका क्या कारण ये होता है, डिक्रीज ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन एंड इंक्रीज ट्यूबुलर अब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या इसका कारण ये है, तो बिल्कुल ये कारण इसका नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, मतलब जो GFR है वो बढ़ जाती है, एंड इंक्रीज ट्यूबुलर अब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल घट जाता है। ठीक है, यानी कि GFR तो बढ़ जाएगी और क्या होगा, जो ट्यूबुलर अब्जॉर्प्शन है, यानी कि जो चीज़ें फिल्टर होके आ रही है और उनको अब्जॉर्ब करना है वो बिल्कुल अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, और अब्जॉर्ब नहीं होगी तो इससे क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज बढ़ जाएगी। ठीक है, डिक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल। ठीक है, बिल्कुल ये भी गलत है, डिक्रीज ईस्ट्रोजन नहीं, इंक्रीज ईस्ट्रोजन होता। अगर इंक्रीज ईस्ट्रोजन होता तो हम कह देते कि अगर ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो ये क्या कर देता है, ये इंसुलिन जो है उसको कम कर देता है। ठीक है, इंसुलिन को ये क्या कर देता है, कम कर देता। तो यहाँ पे डिक्रीज दिया हुआ है ना कि इंक्रीज, तो ये भी नहीं होगा। डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल, ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जब बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, जब बढ़ता है तो ये क्या करता है, इंसुलिन को कम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन भी नहीं बढ़ रहा है। इंक्रीज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन लेवल। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटल
लैक्टोजन का सिक्रेशन करती है और वो क्या करता है, वो आपके जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिक्वायर टाइट मेटाबॉलिक कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज लेवल टू प्रिवेंट perinatal mortality which evaluating the pregnant client, the nurse knows the recommended serum glucose range। यानी कि ये पूछ रहा है जो सीरम ग्लूकोज रेंज होती है वो कितनी होती है, नॉर्मल। क्या पूछ रहा है, नॉर्मल, ना कि अब नॉर्मल। ठीक है, तो जो हम सब ये जानते हैं कि 70 से 110 mg DL ये हमारी नॉर्मल ग्लूकोज की रेट होती है। ठीक है, इतना हमारे नॉर्मल प्रेजेंट होता है। ठीक है, पर DL यानी पर 100 ml में। ठीक है, पर 100 ml ऑफ ब्लड में हमारे कितना होता है, 70 से 110 mg ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, मिलीग्राम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लें कि प्रेगनेंसी जो होती है उसके अंदर कंफर्म करना है अपने को डायबिटीज़, कंफर्म करना है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो क्या किया जाता है, OGT। ठीक है, जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो किया जाता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन असेसिंग फीटल हार्ट रेट, हम फीटल हार्ट रेट असेस कर रहे हैं ड्यूरिंग लेबर, कब कर रहे हैं, लेबर, द मॉनिटर डिस्प्लेस लेट डेसिलरेशन विद टैकीकार्डिया। मतलब क्या हो रहा है कि इसको लेट डेसिलरेशन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, लेट डेसिलरेशन प्लस टैकीकार्डिया। ठीक है, उसकी हार्ट रेट अचानक से बढ़ रही है। एंड डिक्रीज वेरिएबिलिटी। ठीक है, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो डेसिलरेशन और हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, ये डेसिलरेशन क्या होते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ डेसिलरेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नॉरसेट 8.0 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पहला हम बोलेंगे क्या, अर्ली डेसिलरेशन। सेकंड हम बोलेंगे लेट डेसिलरेशन। एंड थर्ड जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल डेसिलरेशन। ठीक है, तो जो अर्ली डेसिलरेशन होता है ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण होता है हेड कंप्रेशन। बच्चे का हेड क्या हो गया है, कंप्रेस हो गया है, यानी कि दब गया है, तो उसकी वजह से अर्ली डेसिलरेशन देखने को मिलेगा। और अर्ली डेसिलरेशन में क्या होता है, जो बच्चे की हार्ट रेट है वो क्या करेगी, जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है उसके साथ क्या करेगी, उसके साथ ये इंक्रीज होगी। मतलब कि जैसे ये क्या बोलते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वैसे ही क्या करेगा, जो बच्चे के जो हार्ट रेट है उसके अंदर अपने को चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, लेट डेसिलरेशन में क्या होगा, इसके अंदर ये देखने को मिलेगा ड्यू टू यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, यानी कि जो प्लेसेंटा को जितना ब्लड मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी वजह से बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, अचानक से उसकी हार्ट रेट कम हो गई, ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो बच्चे की हार्ट रेट है वो
जब हम कॉन्ट्रैक्शन देंगे उसके बाद उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, तुरंत की तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। और वेरिएबल जो डेसिलेशन होता है, ये क्यों होता है? वेरिएबल डेसिलेशन होता है ड्यू टू कॉर्ड कंप्रेशन, यानी कि जो बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे के अंदर वेरिएबल डेसिलेशन देखने को मिलेंगे। इसमें कोई ही ना तो हार्ट रेट और ना कॉन्ट्रैक्शन का कोई एक साथ काम नहीं रहेगा। मतलब कि अपनी मन मर्जी से हार्ट रेट डाउन होगी कॉन्ट्रैक्शन के बाद, यानी हमने कॉन्ट्रैक्शन दिया उसके साथ साथ में हार्ट रेट ना डाउन होगी कभी भी, मतलब वेरिएबल तरीके से, कभी यहाँ कभी वहाँ मैं आपको इमेज में भी दिखा दूंगा, तो वो वैसे होगी। तो हम इसका मैनेजमेंट देखें, अगर हम इसका मैनेजमेंट देखें, इसका मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चे को अर्ली डेसिलेशन हो रहा है, अर्ली डेसिलेशन क्यों हो रहा था, हेड कंप्रेस, तो क्या करेंगे, मदर की पोजीशन चेंज कर देंगे, ठीक है, मदर की पोजीशन चेंज कर देंगे, थोड़ी सी लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, ठीक है। लेट डेसिलेशन हो रहा है, यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें ऑटो एडमिनिस्टर करना है मार्क, ठीक है, ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन देना है मदर को। और वेरिएबल जो डेसिलेशन है इसका ट्रीटमेंट क्या है, जब कोड कंप्रेस होती है तो नी चेस्ट पोजीशन दी जाती है, या मुस्लिम प्रेयर पोजीशन दी जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ लेना, ठीक। तो ये देखिए, ठीक है, ये हो रहे हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ से दिए हमने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये इस पॉइंट पे सेम इसी टाइम पे आ गया, तो ये हो गया अर्ली, ये क्या हो गया अर्ली, जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दिया वैसे कि वैसे ही चेंज देखने को मिल गया। सेकंड देखिए, ये क्या है, बाद में आ रहा है, ये क्या हो रहा है, बाद में आ रहा है, ठीक है, अचानक से डाउन हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। ये देखिए फिर से ऊपर गया और फिर से देखिए ये नीचे आ रहा है, कोई तालमेल नहीं है, तो ये क्या है, एकदम वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल, ठीक है। और ये देखिए जैसे यहाँ पे इस जगह पे हमने इसको क्या दिया, कॉन्ट्रैक्शन दिया, उसके बाद में हार्ट रेट डाउन हो रहा है। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिया, फिर उसके बाद में हार्ट रेट डाउन, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन दिया, इसके बाद में हार्ट रेट डाउन, तो ये है लेट डेसिलेशन, ठीक है, क्लियर। इम्पोर्टेंट अब की बार का भी क्वेश्चन था, तो हमारा आंसर यहाँ क्या जाएगा, कंटिन्यू मॉनिटरिंग बिकॉज दिस इज द नॉर्मल एक्शन, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, तो ये गलत हो गया। टर्न क्लाइंट ऑन राइट साइड, बिल्कुल नहीं, अपने को लेफ्ट पोजीशन देंगे। डिक्रीज आईवी फ्लूइड, बिल्कुल नहीं, इंक्रीज करना पड़ेगा, आईवी फ्लूइड हमें इंक्रीज करना है, ऑलरेडी ब्लड कम जा रहा है, ठीक है। रिपोर्ट टू फिजिशियन एंड मिडवाइफ, बिल्कुल रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट करेंगे तो फटाफट से एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे, या तो पोजीशन चेंज करेंगे, या ऑक्सीजन देंगे, या फिर इसका फ्लूइड जो इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ये हमें काम करना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए क्लाइंट हैज बीन डायग्नोज्ड एज बीइंग प्री एक्लेम्प्टिक कंडीशन उसको हो रही है, यानी कि प्री एक्लेम्प्टिक कंडीशन क्या रहा है, उसका बीपी इंक्रीज हो रहा है, प्लस में उसको प्रोटीन यूरिया देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसको क्या हो रहा है, प्रोटीन यूरिया, इडीमा उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन क्या प्रेजेंट नहीं होगा, उसमें सीजर अभी तक नहीं आया, उसमें सीजर एब्सेंट होंगे, ठीक है, ये प्री एक्लेम्प्टिक कंडीशन होती है। तो इसमें हम उसको क्या दे रहे हैं, MgSO4 दे रहे हैं। MgSO4 यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ प्री-एक्लेम्प्टिक 4, किसके लिए यूज हो रहा है, तो ये हो रहा है प्रिवेंशन ऑफ सीजर, क्योंकि MgSO4 क्या करता है, MgSO4 क्या करेगा, इस सीजर को रोक देगा, सीजर को रोक देगा, यानी कि अक्लेम्पशिया में जाने से रोक देगा। प्रिवेंशन ऑफ यूट्राइन को, बिल्कुल ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज होता है, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, ये कम कर देता है, ठीक है, यानी कि प्रीटर्म लेबर को प्रिवेंट करने में भी ये यूज होता है, लेकिन अभी यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे इसको एज ए प्री एक्लेम्प्टिक जो एजेंट है उसके रूप में यूज़ करें। सेडेशन, बिल्कुल ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर देता है, पूछा गया क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, एंड क्या करता है, डीप
टेंडन, टिप टेंडन रिफ्लेक्स है, ठीक है, या नी जर्क रिफ्लेक्स भी बोलते हैं इसको, नी जर्क रिफ्लेक्स। इसको क्या कर देता है, इसको क्या कर देता है, कम कर देता है या डिसअपियर कर देता है, ठीक है, डिसअपियर कर देता है, ठीक है, क्या कर देगा, डिसअपियर, इसको कम कर देगा अगर इसकी टॉक्सिसिटी होती है। फीटल लंग प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं, फीटल लंग प्रोटेक्शन में इसका कोई काम नहीं। वहाँ हम क्या देते हैं, या तो डेक्सामेथासोन देंगे या फिर हम क्या देंगे, बीटामेथासोन देंगे, ठीक है, या तो डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन देंगे, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो गया प्रिवेंशन ऑफ सीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीडोमिनेंट पर्पस ऑफ फर्स्ट अपगार स्कोरिंग ऑफ ए न्यूबॉर्न इज टू, मतलब हम सबसे पहले जो अपगार स्कोर करते हैं उसका क्या कारण है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट सेट 8 का क्वेश्चन है, नॉट सेट 8.0 का क्वेश्चन है, ठीक है। डिटरमाइन ग्रोस अबनॉर्मल मोटार फंक्शन, बिल्कुल नहीं, ग्रोस अबनॉर्मल मोटार फंक्शन ही नहीं देखते, ठीक है, क्योंकि मोटार के अलावा हम उसके जो और भी वाइटल फंक्शन है वो हम उसमें देखते हैं, ठीक है, तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि उसके मोटार फंक्शन हम देख रहे हैं, ठीक है। ऑब्टेन ए बेस लाइन फॉर कंपेरिजन विद द इन्फेंट्स फ्यूचर एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। बेस लाइन को हम क्या करते हैं, असेस जरूर करते हैं, ठीक है, बट उसको फ्यूचर से उसको क्या नहीं करते, कंपेयर नहीं करते, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इवालुएट द इन्फेंट्स वाइटल फंक्शन, बिल्कुल ये होगा, हम पेशेंट के क्या करें, वाइटल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, वाइटल जो फंक्शन होते हैं उसको हम क्या करें, असेस कर रहे हैं, ठीक है, अपगार स्कोरिंग से। डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, नहीं, इसमें मालफॉर्मेशन में कोई रोल नहीं। अब अपगार में, ठीक है, ये हम कब करते हैं, जो फर्स्ट अपगार स्कोरिंग है ये कब करते हैं, सेकंड अपगार स्कोरिंग कब करते हैं, तो फर्स्ट अपगार स्कोरिंग जो है वो हो जानी चाहिए विद इन 1 मिनट, विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर हम अपगार स्कोर करके देखते हैं, ठीक है। सेकंड जो होती है ये हो जानी चाहिए विद इन 5 मिनट, ठीक है, यानी कि 5 मिनट के बाद या 5 मिनट में ये दूसरी बार जो हम अपगार स्कोर है ये हम चेक करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक इमेज लेके आया हूँ अपगार स्कोरिंग सिस्टम की, तो मैं आपको बताता हूँ अपगार स्कोरिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें कितने पॉइंट है, 0 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ठीक है, यानी कि हो गया टोटल हमारे 2 पॉइंट तक जाता है, ठीक है, कहाँ तक जाता है, 2 पॉइंट तक जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 टोटल पैरामीटर कितने हैं, 5 पैरामीटर, तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो गया, मैक्सिमम स्कोर कितना हो गया, 2 × 5 कितना हो गया, 10। मिनिमम स्कोर कितना हो गया, 5 × 0 यानी कि 0, यानी मिनिमम पॉसिबल जो स्कोर है वो 0 है और मैक्सिमम जो पॉसिबल स्कोर है वो कितना है, यहाँ पे अपना 10 है, ठीक है। अपगार, और अगर हम इसका सीक्वेंस याद करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, प्रेगा पल्स सबसे पहले असेस करते हैं, पल्स क्या करेंगे, हम सबसे पहले असेस करेंगे, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नहीं, पहले आप इसको एक बार नॉर्मल समझ लीजिए। पहले हम देखते हैं उसकी एक्टिविटी, अगर उसमें एक्टिविटी एब्सेंट है यानी कि बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं कर रहा तो उसको हम देंगे कितना, 0 पॉइंट। अगर उसके आर्म और लेग क्या है, फ्लेक्स है, ठीक है, क्या है, फ्लेक्स, तो हम उसको देंगे क्या, 1 पॉइंट। और अगर उसमें एक्टिव मूवमेंट है यानी कि अच्छे से वो मूवमेंट कर रहा है तो उसको हम देंगे 2 पॉइंट। पल्स एब्सेंट है तो 0 पॉइंट। अगर 100 से कम है, इंपॉर्टेंट है, 100 से कम है तो हम उसको देते हैं 1 पॉइंट, और 100 से ज़्यादा है तो हम उसको देंगे 2 पॉइंट। ग्रीमिस या रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, बिल्कुल फ्लैसिड है, फ्लैसिड मतलब बिल्कुल फैला हुआ है, बिल्कुल फैला हुआ है, ठीक है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, फैला हुआ, फ्लैसिड है, ढीला ढाला सा, तो हम उसको देंगे 0 पॉइंट। अगर सम फ्लेक्शन है, हल्का सा उसमें अगर फ्लेक्शन प्रेजेंट है तो हम उसको देंगे 1 पॉइंट। और कंप्लीट फ्लेक्शन है, एक्टिव मोशन है, उसको जब हम उसकी सक्शनिंग करते हैं उसमें कफ और स्नीज प्रेजेंट होता है, कफ रिफ्लेक्स और स्नीजिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है तो हम उसको देंगे 2 पॉइंट। अपीयरेंस यानी वो बिल्कुल नीला पड़ा है, नीला है या क्या है, पीला है, हल्का हल्का सा पीला है, यानी फेड हो गया, पीला नहीं बोल के हम बोलेंगे फेड हो गया,
ठीक है। नेक्स्ट, अगर उसकी बॉडी पिंक है और एक्सट्रीमिटी ब्लू, जिसे हम बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। क्या बोलते हैं? एक्रोसाइनोसिस। अगर उसमें एक्रोसाइनोसिस है तो हम उसको देंगे 1 पॉइंट। और अगर वो कम्प्लीटली पिंक है, उसकी बॉडी कंप्लीट पिंक है, गुलाबी है, कैसी है? गुलाबी, जो बच्चे में नॉर्मल होता है, तो हम देंगे उसको 2 पॉइंट। लास्ट, रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन में देख के हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एफर्ट। रेस्पिरेटरी एफर्ट, ठीक है। क्या? रेस्पिरेटरी एफर्ट, ठीक है। तो यानी कि बच्चों में रेस्पिरेशन नहीं देखा जाता, देखा जाता है रेस्पिरेटरी एफर्ट। यदि उसमें रेस्पिरेटरी एफर्ट एब्सेंट है तो 0 पॉइंट, स्लो है, इरेगुलर है तो 1 पॉइंट, और वाइग्रस, बहुत ज़्यादा जोर से रो रहा है तो उसको देंगे 2 पॉइंट। अब देखते हैं डिप्रेशन। अगर सीवियरली डिप्रेस्ड तो उसमें क्या होगा? 0 से 3 अपकार स्कोर देखने को मिलेगा, ठीक है। सीवियरली डिप्रेस्ड। अगर वो मॉडरेटली डिप्रेस्ड है तो उसमें देखने को मिलेगा 4 से 6 का स्कोर। और नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कब बोलेंगे? जब उसको 7 से 10 का अपकार स्कोर उसमें देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको अपकार स्कोर, ठीक है। तो इसी के साथ जो नोट सेट 8.0 का क्वेश्चन था वो मैं बता दूं। उसमें ये था कि अगर बच्चे का अपगार स्कोर उसका कम आ रहा है तो हमें क्या मेजर्स लेने हैं। तो हमें क्या मेजर लेना है? उसको रिसक्सिटेशन के लिए, जो बच्चे को रिसक्सिटेशन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करने हैं, अरेंज करने हैं, ठीक है। क्या करने? प्रिपेयर या अरेंज करने हैं, ठीक है। ये हम मेजर लेंगे अगर बच्चे का अपगार स्कोर कम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। प्रोवाइड द 1 मिनट अपगार स्कोर फॉर इन्फेंट न्यू बॉर्न विद द फॉलोइंग फाइंडिंग्स, ठीक है। उसकी हार्ट रेट कितनी है? 100 है। उसका रेस्पिरेटरी एफर्ट क्या है? स्लो है। यानी कि ये कितना पॉइंट जाएगा इसको? अबाउ 100 हमने बोला था, उसको 2 पॉइंट देते हैं। रेस्पिरेटरी एफर्ट उसका स्लो है तो चला जाएगा 1 पॉइंट। इरेगुलर मसल स्टोन है तो वो कितना चला जाएगा? उसमें 1 पॉइंट, ठीक है। सम फ्लेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। और उसमें सम फ्लेक्शन प्रेजेंट है तो भी कितना जाएगा? 1 पॉइंट। और वेग्रेस क्राई है, जोर जोर से रो रहा है, मतलब अच्छा रो रहा है, तो 2 पॉइंट। बॉडी पिंक, ठीक है, ब्लू एक्सट्रीमिटी है, अगर उसकी बॉडी पिंक और ब्लू एक्सट्रीमिटी है तो 1 पॉइंट। तो ये हमारे टोटल हो गए, कितना हो गया? 2 + 2 + 1 + 1 और +1, ठीक है। कितना हो गया? हमारे टोटल स्कोर हो गया 7। टोटल स्कोर हमारे कितना हो गया? 7, ठीक है। ठीक है, ये शायद ये मैंने इधर ज़्यादा लिखा है ना, ये इधर लिख दिया मैं, ये वाला मैंने इधर लिख दिया, हाँ, ठीक है। तो ये हमारा टोटल स्कोर हो गया कितना हो गया? 7। ये एक पैरामीटर, ये हमारा दूसरा पैरामीटर, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पैरामीटर, ठीक है। ये हमारा चौथा पैरामीटर, ठीक है। ये हमारा पांचवा पैरामीटर, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पैरामीटर हमारे हो गए। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 7 जाएगा। ठीक है। A pregnant woman at 36 weeks gestation is followed for PIH, pregnancy induced, उसको hypertension है, develops protein urea, उसको क्या हो गया? प्रोटीन निकलने लग गया। कहाँ से निकलने लग गया? पेशाब से, ठीक है। क्या हो गया? पेशाब से उसको क्या निकलने लग गया? प्रोटीन निकलने लगा। तो इंक्रीज प्रोटीन इन हर डाइट, उसके डाइट में हम क्या करेंगे? प्रोटीन बढ़ा देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड विल प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन व्हेन एडेड इन इनटेक ऑफ 100 ml ऑफ मिल्क, यानी उसके जो मिल्क यानी कि दूध में उसको क्या मिला के दे कि उसको प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा मिले? 50 मिलीलीटर 50 ml लाइट क्रीम क्यों देंगे भाई? क्रीम देंगे तो उसमें फैट बढ़ेगा ना, तो क्रीम तो हमें देनी नहीं है। 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्न सिरप, बिल्कुल नहीं, कॉर्न सिरप दे के हम उसको क्या करेंगे? उसमें फैट थोड़ी ना बढ़ाना है, ठीक है। 1 TSP कितना होता है? ये 5 ml होता है, ये भी याद रख लें।
30 ग्राम पाउडर्ड स्कीम मिल्क एंड एग, बिल्कुल स्कीम मिल्क, मिल्क क्या होता है, प्रोटीन होता है, एग में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ये दे सकते हैं मिल्क को। 1 स्मॉल स्कूप 90 ग्राम वेनिला आइसक्रीम को देंगे, फिर से फैट की बात आ गई, चॉकलेट भी नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं। 1 पैकेज विटामिन फोर्टिफाइड जिलेटिन ड्रिंक, विटामिन फोर्टिफाइड जिलेटिन ड्रिंक बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। तो हमें उसको देना क्या है, प्रोटीन, तो प्रोटीन वाला सबसे बेस्ट आंसर है वो है सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिजिशियन रिकमेंड्स इमीडिएटली हॉस्पिटल एडमिशन फॉर ए क्लाइंट विथ PIH, उसको क्या हो गया, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो गया है। शी सेज टू द नर्स, इट इज़ नॉट सो इजी फॉर मी टू जस्ट गो राइट टू हॉस्पिटल लाइक दैट, ठीक है। आफ्टर एक्नोलॉजिंग, ठीक है, उसको क्या हो रहा है, उसको एक्नोलॉज कर रहे हैं हर फीलिंग्स, विच ऑफ दीज अप्रोचेज बाय द नर्स वुड प्रोबेबली द बेस्ट, ठीक है। मतलब कि हम उसकी फीलिंग को क्या करें, हम उसको एक्नोलॉज कर रहे हैं, और जब हम उसकी फीलिंग को एक्नोलॉज करेंगे तो क्या होगा कि कौन सा हमारा बेस्ट रेस्पॉन्स उसके लिए जाएगा, ठीक है। पहला स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब दबाव डालना है अपने को, बिल्कुल नहीं करना। स्ट्रेस टू द क्लाइंट दैट हर हस्बैंड वुड वांट टू हर टू डू दिस, कि उसका हस्बैंड करना चाहता है ऐसे, इसलिए उसको करना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करना, ये अपन नहीं करेंगे, कोई दबाव नहीं डालना। एक्सप्लोर विद द क्लाइंट हर परसेप्शन ऑफ वाई शी इज़ अनेबल टू गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है। एक्सप्लोर करना है विद द क्लाइंट हर परसेप्शन ऑफ वाई शी इज़ अनेबल टू गो हॉस्पिटल, ये हम कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वो हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना चाहती, क्या कारण हो सकता है उसको हॉस्पिटल ना जाने का। रिपीट द फिजिशियन रीजन फॉर एडवाइजिंग इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि क्लाइंट का राइट है कि वो उसका एडमिट होना है कि नहीं होना। एक्सप्लेन टू द क्लाइंट दैट शी इज़ अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर ओन वेलफेयर एंड दैट ऑफ हर बेबी, क्लाइंट को ये हम बता सकते हैं कि वह रेस्पॉन्सिबल अपने वेलफेयर और हर बेबी, उसके जो बेबी है यानी बच्चा है उसका, उसके लिए, तो ये भी हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो बेस्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ये, एक्सप्लोर करना है क्या कारण है, उसका बच्चा कोई और भी छोटा नहीं है, या फिर उसका कोई हस्बैंड है वो जॉब पे नहीं जा रहा है, या फिर उसका हस्बैंड उसके साथ रहता है नहीं रहता, किस कारण से वो एडमिट नहीं होना चाहिए, तो जो बेस्ट रहेगा वो हमें कारण का पता लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द अबनॉर्मल इन पोस्टपार्टल वूमन, पोस्टपार्टल यानी कि उसको बच्चा हो चुका है उसके बाद में क्या अबनॉर्मल फाइंडिंग होगी। चिल्स शॉर्टली आफ्टर डिलीवरी, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही मतलब नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। चिल्स देखने को मिलता है, ठीक है, जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में चिल्स देखने को मिलता है एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म। पल्स रेट 60 बिल्कुल नॉर्मल है, 60 से 100 तो नॉर्मल होती है। यूरिन आउटपुट ऑफ 3000 ml ऑन द सेकेंड डे आफ्टर, बिल्कुल डायूरेसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, डायूरेसिस की कंडीशन देखने मिलती है आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, तो ये भी नॉर्मल फाइंडिंग क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग। ओरल टेम्परेचर ऑफ 101, 101 मतलब बुखार, और बुखार यानी कि उसको क्या हो गया, प्यूपेरियल सेप्सिस हो गया उसको, ठीक है, तो ये कंडीशन उसमें अब नॉर्मल है, तो ये आंसर जाएगा। अगर यही कंडीशन देता कि 100.4 डिग्री सेंटीग्रेड उसका सेंटीग्रेड क्या फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर है, और कब देखने को मिल रहा है, विद इन 24 आवर ऑफ डिलीवरी देखने को मिल रहा है, यानी डिलीवरी के 24 घंटे का, तो ये भी नॉर्मल फाइंडिंग चली जाती है। बट ये कब पूछा इसने कोई टाइम नहीं दिया, ठीक है, कोई टाइम नहीं दिया, तो लेकिन टेम्परेचर 100.4 से ज़्यादा है, 101 है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे प्यूपेरियल सेप्सिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू आइडेंटिफाई अर्ली ब्रेस्ट कैंसर लम्प्स, ठीक है। मैमोग्राम एवरी 3 ईयर नहीं, पर ईयर करते हैं, लेकिन बेस्ट नहीं है ये। ईयरली चेकअप्स परफॉर्म बाय फिजिशियन, हर ईयरली चेकअप होना चाहिए फिजिशियन के द्वारा, ये भी बेस्ट नहीं है। अल्ट्रासाउंड भी बेस्ट नहीं है। मंथली, बिल्कुल। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है मंथली करते हैं, ठीक है, कब करते हैं, मंथली करते हैं, और कब करते हैं, जब उसकी जो पीरियड है, जो उसका पीरियड है स्टार्ट हो रहा है उसके 7 दिन बाद, 7th डे करते हैं, ठीक है, 7th डे उसको क्या करते हैं, जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन वो करते हैं, बेस्ट है ये अपने, ठीक है।
हो सकता है तो मैं इसकी इमेज भी आपको दिखा दूंगा अगर मेरे पास अवेलेबल होगी। ठीक है, ठीक है। इसी से मुझे क्वेश्चन भी याद आ रहा है कि जो मेमो, ठीक है, ये हम कब करते हैं, ये ईयरली करते हैं। और सेम अगर पैप स्मीयर पूछ लें, पैप स्मीयर ये कब करते हैं, ये एवरी 3 ईयर करते हैं। ठीक है, और बाकी कोई HPV वगैरह इनकी कोई टेस्टिंग करते हैं 5 ईयरली चलती है। ठीक है, कब चलती है, 5 ईयरली चलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। Which of the risk factor associated with the breast cancer would a nurse consider most significant? Most significant मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है, मिनार्की आफ्टर एज 13 नॉर्मल है, 13 की उम्र के बाद आएगी। ये 13 की उम्र से स्टार्ट होती है और बाद में आएगी तो उसमें ईस्ट्रोजन कम होगा, और ईस्ट्रोजन कम होगा, ठीक है, और ईस्ट्रोजन कम होगा तो ब्रेस्ट जो कैंसर है उसका चांसेस कम होगा। नल्ली पैरिटी यानी कि उसमें क्या हुआ कि बच्चे को ही जन्म नहीं दिया कभी, बच्चे को जन्म नहीं दिया कभी, तो ये भी रिस्क फैक्टर है। ठीक है, बट इतना नहीं है। मैटरनल फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये बहुत ज़्यादा है। अगर पहले हुआ है तो बिल्कुल होने के चांसेस है, पूरे चांसेस हैं। अर्ली मेनोपॉज यानी कि जल्दी हो गया है, तो जल्दी हो गया तो फिर से ईस्ट्रोजन कम, तो ईस्ट्रोजन कम तो फिर से लेस चांस, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बेस्ट जाएगा अपना, हो जाएगा ब्रेस्ट कैंसर हिस्ट्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिश ए डेफिनेटिव डायग्नोसिस? डेफिनेटिव पूछ ले इसने, डेफिनेटिव। अगर ये पूछता है कि इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं, तो सारे ही हो सकते हैं। ठीक है, सारे ही हो सकते हैं। डायाफेनोग्राफी, ये भी ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीन करता है। ठीक है, ये भी ब्रेस्ट कैंसर। मेमोग्राफी, ये भी स्क्रीन करेगा। थर्मोग्राफी, ये भी स्क्रीन करेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हॉटस्पॉट देखने को मिलता है। जब ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा। वो क्या इंडिकेट करेगा, ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन जो बेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, सुनहरा, यानी कि कोई भी कैंसर हो उसको डायग्नोस करने का जो सबसे सुनहरा गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है वो होता है बायोप्सी। बायोप्सी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स शुड नो दैट अकॉर्डिंग टू करंट थिंकिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर ए क्लाइंट विद ब्रेस्ट कैंसर, कि ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट प्रोग्नेटिक जो क्राइटेरिया है या फैक्टर है वो क्या होगा? ट्यूमर साइज। ट्यूमर साइज बिल्कुल सही है कि ट्यूमर साइज हम चेक करते हैं, उसी से तो पता चलेगा कितने एरिया में ब्रेस्ट फैल गया, ब्रेस्ट कैंसर फैल चुका है। एक्सिलरी नोड स्टेटस बिल्कुल सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। एक्सिलरी नोड स्टेटस बिल्कुल, अगर वो ब्रेस्ट कैंसर उसने एक्सिलरी जो लिम्फ नोड है, एक्सिलरी लिम्फ नोड है, उसको इन्वोल्व कर लिया है, इन्वोल्व कर लिया है, तो उसको अगर इन्वोल्व कर लिया है एक्सिलरी जो लिम्फ नोड होते हैं, तो इसका मतलब उसका मेटास्टेटिस होना स्टार्ट हो गया, तो वो बेस्ट प्रोग्नोटिक इंडिकेटर है अपने लिए। क्लाइंट्स प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डिजीज, ये भी इतना बेस्ट नहीं है। क्लाइंट्स लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, ऐसे ये एस है, सिर्फ ये डायग्नोस करता है कि प्रेजेंट है या नहीं ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, या नहीं प्रेजेंट